नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? चलिए, हम शुरू कर रहे हैं अपना हिंदी का व्याकरण का पहला चैप्टर जो कि है संज्ञा। और शुरू करते हैं कि संज्ञा क्या होती है। तो जिस भी शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है? तो जो भी चीज़ किसी का नाम हो, बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ तो कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा शब्द जिससे किसी का नाम पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मैंने यहाँ आयुष, अंशु, गाय, भैंस, कुत्ता, शेर आदि। स्थानों के नाम दिल्ली, बनारस, अमेरिका, चीन, जयपुर। वस्तुओं के नाम टीवी, कुर्सी, पुस्तक, मोबाइल, फ्रिज आदि। भावों के नाम सुंदरता, बुढ़ापा, मिठास, बदबू, जवानी आदि। तो जो भी चीज़, ये सब भाव है। तो जिस भी चीज़ का नाम किसी शब्द से बताया जाए वो जो है संज्ञा है, ठीक है? अब इसके भेद जान लेते हैं हम। संज्ञा के जो है भेद क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जान लेते हैं। संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं, पर कुछ विद्वान जो है इसके 2 भेद और मानते हैं, ये हम आगे जानेंगे। संज्ञा के जो 3 मूल भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है? अब जान लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो भी संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध करे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी पॉइंट आउट करके, अगर ये इशारा करके आपको क्लियरली बताए कि मैं फलाने शख्स की या फलाने वस्तु की बात कर रहा हूँ, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे रजनीश, लखनऊ, गंगा, हिमालय, कामायनी, पूर्व, दीपावली। इन सब में क्लियर है कि किस चीज़ की बात हो रही है, यानी ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। अब जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जातिवाचक संज्ञा का। अब किसान, मजदूर, लेखक, मोर, गाय, हाथी, नदी, पर्व, पुस्तक, शहर, सैनिक, विद्यालय, देश, सड़क, बगीचा, इनमें से जो भी हैं ये सारे शब्द जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक निश्चित संज्ञा की ओर इंगित नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक संपूर्ण जाति की बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो है जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये शब्द किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की ओर संकेत नहीं करते, अपितु अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी ये जो शब्द है इनकी पूरी जाति में जितने भी जो भी लोग इसकी जाति में आते हैं उन सब के लिए ये एक साथ इस्तेमाल होता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके बाद तीसरा अगर हम देखें तो वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अब जो भी संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यवहार, व्यापार या मन के भाव का बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता, मित्रता, प्यास, दया, अहिंसा, बुढ़ापा, मिठास, गर्मी, सर्दी, सुख दुख, यौवन, बचपन, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। क्योंकि देखिए, भाव सिर्फ वो नहीं होता जो आप महसूस कर रहे हैं, वो तो है ही। उसके अलावा जितनी भी ऐसी चीज़ें जिन्हें आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर आप जो है उसे महसूस कर सकते हैं, आपको उसके होने का अंदाज़ा है, ठीक है? और ऐसी चीज़ें जो किसी भी और प्लेटफ़ॉर्म में, किसी भी और ब्रैकेट में इंगित नहीं की जा सकती, वो सब के सब भाववाचक संज्ञा का हिस्सा है। क्योंकि नाम तो है इनका, पर इन्हें जो है आप देख नहीं सकते या फिर सुन नहीं सकते। जो 5 जो भी अपनी पाँचों शक्तियाँ हैं, सुनने की, देखने की, महसूस करने की, स्वाद की और छूने की, इन सब में जो है ये, या फिर सूंघने की, इनमें से कोई भी नहीं आप इनके साथ कर सकते। इसलिए इनका कोई मूर्त रूप या आकार नहीं होता, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। ये सब के सब जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं। मैंने कहा था 2 अन्य भेद भी हैं, यानी कि उस पे बात कर लेते हैं। अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर कुछ विद्वान जो हैं वो संज्ञा के 2 और भेद करते हैं। पहला जो है वो है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह से जो है कुल 5 भेद हो जाते हैं, पर कुछ विद्वान ऐसे भी जो इनको जातिवाचक संज्ञा के ही भेद मानते हैं, ठीक है? तो ये जो है हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है, वाद-विवाद का ये हमेशा से विषय रहेगा, परंतु आइए इन दोनों को भी समझ लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जो भी संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराए, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं या फिर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, सभा, गुलदस्ता, कक्षा, गोष्ठी, मंडल, जत्था, संघ, इन सब में अगर आप देखें तो कोई भी एक वस्तु नहीं है। इन सब का मतलब है कि बहुत सारी वस्तुओं का एक समूह इसमें मौजूद है, यानी ये सब के सब जो है समूहवाचक संज्ञा हैं। हिंदी व्याकरण में
समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है, पर अगेन इसमें भी जो है कहीं ना कहीं दो राय मिल जाती है और लोगों के जो विचार हैं उनमें मतभेद प्राप्त होता है। आगे देखें अगर तो द्रव्यवाचक संज्ञा की हम बात करेंगे, पांचवा और आखिरी जो इसका भेद है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ अथवा धातु का बोध होने द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मटीरियल नाउन, जैसे तांबा, पीतल, चांदी, कोयला, घी, दूध, तेल, चावल, दाल, आटा, ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। पर हाँ, व्याकरण में इसे भी जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संज्ञा के आप संज्ञा आपने जान ली, संज्ञा के तमाम भेद जान लिए। अब ये जो है इससे सवाल किस तरह के आते हैं ये जरूरी सवाल आएंगे। आपको भाववाचक संज्ञा की रचना करनी होगी। जी हाँ, भाववाचक संज्ञा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय इन सब से बनाए जाते हैं। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से और विशेषण शब्दों से, इन सब से जो है आपको भाववाचक संज्ञा बनानी होती है। तो आइए उसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मुझे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, देखिए, माता, मातृत्व, दानव, दानवता, मानव, मानवता, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, विद्वान, विद्वता, शत्रु, शत्रुता, गुरु, गुरुता, नारी, नारीत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, पुरुष, पौरुष, युवा, यौवन, सज्जन, सज्जनता, मजदूर, मजदूरी, लड़का, लड़कपन, है ना। तो ये जातिवाचक संज्ञा, ये सारे ये जो शब्द हैं ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा है और इनका भाववाचक जो है वो कुछ इस प्रकार बनता है। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा अगर जो हम बना रहे हैं उसमें अब ये देखें कि सर्वनाम शब्द अगर इसमें आते हैं, सर्वनाम शब्दों से आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। सर्वनाम शब्द देखिए, जैसे सर्व हो गया, सर्व का भाववाचक हो जाता है सर्वस्व, अपना का हो जाता है अपनापन, निज का हो जाता है निजत्व, स्व का हो जाता है स्वत्व, मम का होता है ममत्व, पराया का हो जाता है परायापन, अपने, है ना। तो पन, अत्व, ये स्व, इस प्रकार की ये जो है प्रत्यय हैं जो लगकर एक सर्वनाम शब्द को भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। तीसरा, विशेषण शब्दों से आप भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं। देखिए, अब विशेषण आपको पता है क्या होता है, जो भी शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वो सब विशेषण कहलाते हैं। यानी होशियार, मुक्त, चतुर, उदार, बूढ़ा, चतुर, खामोश, हिंसक, गरम, कटु, स्वस्थ, ये सब के सब जो है विशेषण शब्द हैं। और इसके भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, तो होशियार का होशियारी, मुक्त का मुक्ति, चतुर का चतुराई, उदार उदारता, बूढ़ा बुढ़ापा, खामोश खामोशी, हिंसक हिंसा, गरम गर्मी, कटु कटुता, स्वस्थ स्वास्थ्य, अच्छा अच्छाई, सभ्य सभ्यता, उदास उदासी, प्यास प्यास प्यासा, गंदा गंदगी, निर्धन निर्धनता, अमीर अमीरी, ये सब विशेषण है और उनके भाववाचक संज्ञा जो है वो इस प्रकार बनते हैं। ज़्यादा चेंज नहीं आता है, पर आप समझ जाएंगे कि उसके भाव माफ कीजिएगा, उसका भाव जिस शब्द से आपको पता चले वो यही शब्द होते हैं। चौथा और आखिरी देखें कि अव्यय शब्दों से आप भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं। समीप, समीपता, अव्यय क्या होते हैं, क्रिया विशेषण वगैरह शब्द जो होते हैं जो कुछ ना कुछ क्रिया के साथ जो क्रिया की विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण यानी अव्यय शब्दों में ये आते हैं। तो समीप का भाववाचक जो है वो समीपता हो जाता है, ऊपर का हो जाता है ऊपरी, धिक से धिक्कार, दूर दूरी, शीघ्र शीघ्रता, नीचे निचाई। ठीक है, और ध्यान रखिएगा धिक जो है, जब मैंने एग्जाम दिया था तो धिक आया था एग्जाम में, धिक का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा, तो धिक का भाववाचक संज्ञा होता है धिक्कार। ठीक है, तो इस तरह से आप जातिवाचक संज्ञा के जो फॉर्म्स हैं उससे, जो उसके प्रकार हैं उससे आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा। संज्ञा किसी भी शब्द के द्वारा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो, जिससे भी नाम पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जहाँ भी नाम पता चल रहा है वो संज्ञा है। इसके तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और कुछ विद्वान जो हैं इसके दो और भेद मानते हैं, समूहवाचक और
द्रव्यवाचक। इसके अलावा आपको भाववाचक संज्ञा की रचना करनी होती है जातिवाचक शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से और विशेषण शब्दों से और अव्यय शब्दों से। तो ये था हमारा संज्ञा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप जो भी आपके सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं हमसे और मेरी जो क्लासेस हैं आप उसमें भी अटेंड कर सकते हैं इसे। पर ये आपका बेसिस तय करने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी मददगार रहेगा। इसके बाद जब हम एक्सरसाइज़ करेंगे, जब हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज़ करेंगे उसमें आपको थोड़ी-सी और क्लैरिटी मिलेगी। जब तक आप सवाल हल नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ जो है उतनी क्लैरिटी से समझ में नहीं आएगी। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो और अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।